एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि DT+P की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के सभी प्रश्न जो पेपर में पूछे गए थे उन्हें पढ़ लिया था। आज हम आधुनिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में ट्रेंडिंग में रहते हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बादल राग कविता के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, निराला, पंत या नागार्जुन? जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बादल राग कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बादल राग कविता है इसके जो कवि है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब निराला की और रचनाएं जो पेपर में पूछी जाती है जिसका नाम है अनामिका। अनामिका इनकी ऐसी रचना है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है कि अनामिका किसकी रचना है। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और अगर इसकी सन की बात की जाए, इसकी सन क्या है, तो अनामिका की सन क्या है? 1923 ईस्वी। एक निराला की रचना जो मोस्ट ट्रेंडिंग में रहती है, तुलसीदास। हाँ जी, तुलसीदास रचना है। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और ये कब आई थी? तो जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना ये सन आई कब आई थी? 1938 में। ये दो ऐसी रचनाएं जो पेपर में पूछी ही जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं बहुत, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुलसीदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रेश, विष्णु प्रिया, स्वदेश संगीत या मौर्य विजय? जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना सियाराम शरण गुप्त की कौन सी रचना है? मौर्य विजय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि रसिक रहस्य किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। आपको याद रखना ये जो रचना किसकी है? किसकी है? जल्दी से बताइए। हरिओद की। हरि माफी चाहेंगे, हरिओद की। आपको याद रखना हरिओद का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए, मुझे कमेंट करिए। तो आपको याद रखना हरिओद का जो पूरा नाम है वो क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब इधर से क्वेश्चन बना विष्णु प्रिया और स्वदेश संगीत। मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं। तो आपको याद रखना विष्णु प्रिया और स्वदेश संगीत ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत पेपर में पूछी गई है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इन्हें क्या बोलते हैं? राष्ट्र कवि। ये किसकी रचनाएं हुई? तो ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। याद रखना मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि कहते हैं। मैंने क्या बताया? निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? तो अब वो कौन सी है? मौर्य विजय। मौर्य विजय रचना सियाराम शरण गुप्त की है। रसिक रेश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। और विष्णु प्रिया और स्वदेश संगीत किसकी रचना है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू में किस रस की प्रधानता है? अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस या रति रस? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। हाँ जी, आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो आपको याद रखना जो आंसू रचना है इसमें करुण रस की प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि आंसू रचना किसकी है? तो आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और ये कब आई थी ये भी बताइए जल्दी से। तो आपको याद रखना आंसू रचना की संख्या 1925 में आई थी। कब आई थी? 1925 में। ये रचना इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हिंदी का मेघदूत। हिंदी का मेघदूत कहते हैं। दोस्तों जो इतने पॉइंट मैं बता रही हूँ ये अलग से बता रही हूँ, और अपनी जो मैंने कॉपी बनवाई थी उसमें जरूर लिखना। मैंने क्या बताया? आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो आपको याद रखना आंसू में करुण रस की प्रधानता है। आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। कब आई थी? 1925 में। इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चाहा नहीं मैं सुरवाला, मैं के गहनों में गूथा जाऊं। पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या सियाराम शरण गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई, बहुत पेपर में पूछी जाती है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अगर आप DTPLSP के अलावा भी BPSC, TGT, UGC नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT के लेवल की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन DTPLSP के अलावा भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, दिनकर या राम कुमार वर्मा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जाने कितने एग्जाम में ये बहुत बार पूछी गई है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हिम तरंगिनी है ये माखन लाल चतुर्वेदी का काव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर आप इसकी सन की बात करें कि हिम तरंगिनी की सन क्या है, तो आपको याद रखना इसकी सन है 1949 ईस्वी। ये बहुत पूछी जाती है इनकी सन। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि माखन लाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। मैंने क्या बताया, जो माखन लाल चतुर्वेदी हैं ये राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी को और क्या नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना एक भारतीय आत्मा। ये बहुत पूछा जाता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको याद रखना किसे जानते हैं? माखन लाल चतुर्वेदी को। दोस्तों ये ऐसे पॉइंट है कि इतने इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर में पूछे ही गए। अगर आप प्रीवियस पेपर को खुद लगाते हो, मुझे पता है कि आप लोग मेरे अलावा भी प्रीवियस पेपर लगाते होगे, मैं नहीं भी लगाते तो कोई टेंशन नहीं है। मैं पहली बार तो आपको सारे क्वेश्चन करा ही देती हूँ, उसके बाद भी अगर लगाते हो तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको याद रखना किसे जानते हैं? माखन लाल चतुर्वेदी को। मैंने क्या बताया, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो ये माखन लाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह कब आया था? 1949 में। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? सियाराम शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सभी ने बचपन में पढ़ा हुआ ये, बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर नीड़ के निर्माण फिर की रचनाएं जो है, इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1970। अब ये नीड़ के निर्माण फिर है क्या है, तो आपको याद रखना ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ये इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। जो हरिवंश राय बच्चन है, इनकी आत्मकथाओं को 4 भागों में लिखा गया। इनकी जो आत्मकथा है उसे 4 भागों में लिखा गया। पहले भाग का नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा क्या है? नीड़ के निर्माण फिर। तीसरा क्या है? बसेरे से दूर। चौथा क्या है? 10 द्वार के से सोपान तक। ये 4 इनके आत्मकथा के भाग हैं। मैंने क्या बताया? क्या भूलूं क्या बताया, जल्दी से बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं। पहले भाग का नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे भाग का नाम क्या है? नीड़ के निर्माण फिर। ये जरूर लिख लेना। दूसरा भाग हो गया। तीसरे भाग का नाम क्या है? बसेरे से दूर। बसेरे से दूर। और चौथे भाग का नाम क्या है? 10 द्वार सोपान के। 10 द्वार से सोपान तक। आप ही चाहेंगे 10 द्वार से सोपान तक। ये इनके जो हरिवंश राय बच्चन है, इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग है। 4 भागों के नाम क्या बताइए? पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे भाग का नाम है नीड़ के निर्माण फिर। तीसरे भाग का नाम है बसेरे से दूर।
और चौथे भाग का नाम क्या है? 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों भाग जरूर याद रखना, ये चारों भाग से क्वेश्चन बने हैं। अब इधर इसकी मैं सन की बात करूं तो आपको याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कब लिखा गया था? 1969 में। और जो नीट के निर्माण फिर मैंने बताया ये आपको 1970 में आया है। बसेरे से दूर कब आया था? 1978 में। और 10 द्वार से सोपान तक ये कब आया था? तो आपको याद रखना 1985। कंफ्यूजन नहीं होना, जितने भी पॉइंट बताए हैं सभी लोग लाइन से जरूर लिख लेना। ये पूछे गए हैं ये कौन सा उनकी आत्मकथा का कौन सा भाग है, तो आपको याद रखना ये कौन कौन से भाग हैं। पहले आएगा क्या भूलूंगा याद करूं, फिर नीड़ के निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक चौथा भाग है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो वंदना है किसने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना, जो निराला है इन्हें हिंदी कविता के मुक्तक छंद के प्रवर्तक है। क्या है ये? मुक्तक छंद के प्रवर्तक। ये पेपर में बहुत बनता है कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगर निराला की अन्य कविताओं की बात करें जो बहुत पूछी जाती है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति, तो आपको याद रखना सरोज स्मृति किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। और कब आई थी? 1935 में आई थी। एक आपने बहुत पढ़ी होगी, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, शक्ति, राम की शक्ति पूजा, ये इसकी बात करें, इसकी सन क्या है? 1936। मैं इधर लिख दे रही हूँ, आप लोग सही से अपने नोट्स जरूर बनाना। इधर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम रहती है इसलिए मैं नहीं लिख पाती हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर आप अपने पॉइंट लिख रहे हो ना तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने क्या बताया? वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? तो आपको याद है ना, ये जो वंदना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। निराला है ये हिंदी कविता के मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं। इनकी अगर अन्य कविताओं की बात करें जैसे सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कविताएं, बहुत पेपर में बनती हैं ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, शंभुनाथ सिंह? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैंने अभी क्या बताया था, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन कविता लिखता था? माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो इनका जन्म 1889 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1889 में। फिर से लिख दे रही हूँ, थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लिया कीजिए। अगर इनकी बात की जाए, इनकी प्रसिद्ध कविता की बात की जाए, क्या मैंने क्या बताया? माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता की बात की जाए जो बहुत पूछी जाती है, कैदी और कोकिला। कौन सी पूछी जाती है? कैदी और कोकिला, और कोकिला, ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा, कौन सी? पुष्प की अभिलाषा। अगर इसकी बात की जाए ये किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं, कविताएं जो पेपर में बहुत ट्रेंडिंग में रहती हैं। मैंने क्या बताया? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी? पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, राम नरेश त्रिपाठी?
जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों प्लीज आप लोग सपोर्ट भी किया कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताया कीजिए कि हाँ इस चैनल पे हिंदी की क्लास डेली चलती है। जल्दी सभी लोग इतना सपोर्ट करोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि मैं उतनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूंगी, बेस्ट से बेस्ट क्लास लाऊंगी, अभी भी लाती हूँ और ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। अभी बताइए कुकुर मुक्ता कविता किस कवि ने लिखी है। तो आपको याद रखना जो कुकुर मुक्ता कविता है ये निराला ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है, 1942। मैंने क्या बताया, कुकुर मुक्ता कविता किस कवि ने लिखी, निराला ने, सन क्या है 1942। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन सी रचना दिनकर जी की है। दशवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना दशवंती है तो रचना दिनकर जी की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए। अब दिनकर जी की बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं जो जैसे कि हुंकार, रश्मि रति, उर्वशी, कुरुक्षेत्र जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी मैंने बताई, हुंकार, हुंकार किसकी रचना है, तो आपको याद रखना दिनकर की है। कब आई थी, 1939 में आई थी। एक इनकी पूछी जाती है बापू, बापू, बापू किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये दिनकर की रचना है और कब आई थी, 1947 में। इनकी एक रचना जो बहुत पूछी जाती है उर्वशी, उर्वशी रचना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जाने कितने एग्जाम में ये पूछी गई है। उर्वशी रचना किसकी है, तो आपको याद रखना ये दिनकर जी की रचना है। कब आई थी, तो आपको याद रखना ये 1961 में आई थी। एक पूछी जाती है इनकी कुरुक्षेत्र, कौन सी, कुरुक्षेत्र। अगर इसकी सन की बात करें, कुरुक्षेत्र की सन क्या थी, 1946 में। दोस्तों सन जरूर याद रखना, सन मैं इसलिए सभी की बताती हूँ क्योंकि अगर आपका सन से क्वेश्चन बना तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कुछ एग्जाम है जिसमें सन से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं आपको सन जरूर बताती हूँ कि अगर दो ऑप्शन सेम भी दे दिए जाए और सन से क्वेश्चन बने तो आप तुरंत सही कर जाओ, आप फंसो नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जामिनर बहुत घुमाता है क्वेश्चन को। इसलिए मैं प्रीवियस पेपर आपको कराती हूँ, मैं फालतू के वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाती हूँ कि मैं पढ़ा दूँ आपको, लेकिन वो पेपर में कभी पूछे नहीं गए थे और ना ही कोई चांस है पूछने का, तो ऐसे क्वेश्चन करने का भी आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रीवियस से पढ़ाती हूँ कि प्रीवियस से क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन बना है पेपर में और आगे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बताती हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग कमेंट किया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट क्लास लेके आऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है। चित्राधार, लहर, झरना, आंसू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी आधुनिक काल की क्लास सही से पढ़ी है, समझा है, तो इसका आंसर तुरंत बता दोगे। बताइए। हाँ जी, विरह काव्य कौन सा है, तो आपको याद रखना विरह काव्य कौन सा है, आंसू। बहुत बार मैंने बताया है आंसू के बारे में, जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था ये विरह काव्य है। अगर इसकी सन की बात करें तो ये सन क्या थी, 1925। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है। बाल काव्य, महाकाव्य, रीति काव्य या मुक्तक काव्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उर्वशी का काव्य रूप क्या है, तो आपको याद रखना जो उर्वशी है ये एक महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। उर्वशी किसकी रचना है, तो अभी हाल मैंने बताया था उर्वशी किसकी है, दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है, दिनकर की। अगर इसकी सन की बात करें, इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1961 है। आपको एक क्वेश्चन में बनता है, कोई पेपर में काफी बार पूछा गया, कामाध्यात्म की कृति किसने कहा है, तो आपको याद रखना ये जो इस उर्वशी है इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति का है। क्या बोला है, मैं लिख देती हूँ, अब ये याद रखना, कामाध्यात्म, कामाध्यात्म की कृति।
किसने कहा है? दिनकर जी ने स्वयं कहा है। दिनकर जी ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 5 अंक हैं। उर्वशी में कितने अंक है? तो आपको याद रखना, उर्वशी में 5 अंक है। मैंने क्या बताया? उर्वशी एक महाकाव्य है जो कि 1961 में आया था। इसमें कुल 5 अंक है। इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह बसंत जीवन बन के इस पंक्ति किस बसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, माधुर्य का, सौंदर्य का या यौवन का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें जो प्रतीक है वो किसका है? यौवन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये पंक्ति ली कहाँ से गई है? तो आपको याद रखना है, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से ली गई है। किससे ली गई है? कामायनी से। कामायनी से। अब कामायनी से सर्ग की बात करें तो आपको याद रखना, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग है कामायनी में? 15 सर्ग है। और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी के 15 सर्ग कौन कौन से हैं, क्या आप बता सकते हो? तुम देखो मैं बता रही हूँ, आप लिखना। पहला सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग किसमें है? कामायनी में। मैंने आपको बता दी है, आप जरूर लिख लेना अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे। अगर आपके पास पहले से लिख रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सर्ग पूछे गए हैं कि कौन सा सर्ग कामायनी का है कि नहीं, तो आपको याद रखना ये जो 15 सर्ग है ये कामायनी के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया? आंचल, पंत, निराला या माखनलाल चतुर्वेदी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, निराला ने केंचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? निराला जी है, इन्होंने निराला ने केंचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, जूही की कली, कुकुरमुत्ता? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप याद रखना, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1942। मैंने क्या बताया? कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है? तो वो है कुकुरमुत्ता। इसकी सन क्या है? 1942। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कथन है ये किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, गीता गुंज काव्य संकलन किसका है? निराला जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इसकी सन की बात करें, गीता गुंज की सन क्या है? तो आपको याद रखना इसकी सन है 1954। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, लोकायतन, चिदंबरा या गुंजन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर लोकायतन की सन की बात की जाए तो इसकी सन क्या है? 1964।
आपको दोस्तों सन जरूर याद रखनी है, मैं बार बार बोली अब सन जरूर याद रखना। मैंने क्या बताया, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है, तो आपको याद रखना पंत जी का महाकाव्य लोकायतन है, इसकी सन 1964 है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना सरोज स्मृति में जो सरोज है वो निराला की पुत्री है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1935। अच्छा ये सरोज स्मृति है, इससे एक पॉइंट बनता है, आपको याद रखना निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखी थी। क्या है? सरोज स्मृति क्या है? निराला जी की जो पुत्री थी उनका जब निधन हो गया था तो उन्होंने अपने शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति लिखी थी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, अर्चना, आराधना, अणिमा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना जो निराला जी है इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इसके सन की बात करें, इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना अनामिका की सन क्या है? 1923। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे स्पीकर बनाए रखिए। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। बस रिलैक्स होकर आराम से अपनी डेली क्लास पढ़िए और अपने डेली रिवीजन भी कीजिए। डेली आप इस टाइम पे रिवीजन कीजिए, बेस्ट आपका एग्जाम जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी मैं हूँ आपके लिए। थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो।